Hello students, myself Manoj Sharma, and today we will discuss the chapter 12 electricity. In this chapter we will discuss the topic effective or the equivalent resistance of combination of resistors. मीन्स कि किसी भी सर्किट के अंदर एक से ज्यादा अगर रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो उस केस में हमें किसको कैलकुलेट करना होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं उन सभी को रिप्लेस करके उनकी जगह पर हम एक रजिस्टर को यूज करेंगे और उसके कारण आपका जो टोटल करंट है और टोटल वोल्टेज है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इक्विवेलेंट और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। It may be defined as the resistance of that single resistor which would replace, जो सभी रेजिस्टेंसेस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा the entire combination without changing the value of total current and total voltage। और उस कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस करेंगे एक रजिस्टर के द्वारा तो उसके कारण हमारा जो टोटल करंट है और टोटल वोल्टेज है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं आएगा। दैट इज नोन एज द इफेक्टिव और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंसेस को हम दो तरह से कंबाइन करते हैं। फर्स्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंसेस को इस तरह से जोड़ा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा दिवाली के ऊपर जो लड़ियां लगाई जाती हैं उनके अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है जिसके अंदर तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। इन तीनों को रिप्लेस करके हमने एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया दैट इज RS, जो इन तीनों की एक वैल्यू के क्या होगा, एक होगा। सेकंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ा जाता है। This one is the R1, this is R2 and this is R3. These three are parallel to each other. ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल में। तो इनको हम रिप्लेस करने के लिए इनकी जगह पे हम एक ही रेजिस्टर लगा देते हैं दैट इज Rp, जिसकी वैल्यू इन तीनों रेजिस्टेंस के पैरेलल के अंदर जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होगी। तो इनके अंदर हम Rp और Rs यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम पता करेंगे टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज के अंदर कंबाइन किया गया है तो हमारा इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर तीन रेजिस्टर्स लगे हुए R1, R2 और R3 और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका V है। अगर ये आपका R1 है वो A to B के बीच में लगा हुआ है, R2 है वो B से C के बीच में लगा हुआ है और R3 है वो आपका C और D के बीच में लगा हुआ है। हम इन तीनों को रिप्लेस करके इनकी जगह पे एक सिंगल रेजिस्टर लगाएंगे जिसका नाम रखा हमने RS, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसके अंदर करंट फ्लोइंग आपका I है। इफ लेट द करंट इज I same in all resistors, let the current I is same in all resistors। सभी रेजिस्टर्स के अंदर से आपकी करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। हम किसको कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आपके अलग अलग पॉइंट्स के A से B के बीच में, B से C के बीच में और C से D के बीच में हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन A टू B, पोटेंशियल डिफरेंस A से पोटेंशियल डिफरेंस B के बीच में दैट इज इक्वल टू आई आर 1।
इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी से लेकर के पोटेंशियल डिफरेंस सी पॉइंट तक हमारा क्या होगा, दैट इज IR2। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सी टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट डी इज इक्वल टू IR3। अब हमारा क्या बन गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ए टू पोटेंशियल डिफरेंस डी। इनके बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए से लेकर के डी के बीच में। तो सबको कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन गया, IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3, ये हमारा बन गया। इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, V के द्वारा, क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V है। तो इसको हम V से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या बन गया, IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, IR को लिख सकते हैं। तो इनके सबके अंदर V इज इक्वल टू I सबके अंदर है, कॉमन ले लेंगे, I को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा आपका R1 प्लस R2 प्लस में R3। अब V को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं IR के द्वारा। तो क्या बन जाएगा आपका, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस में R2 प्लस में R3। I से हमारा I कैंसिल, RS इज इक्वल टू क्या बचा हमारा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनटू द सीरीज, जिसकी वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस में R3। और यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखने की है कि RS की वैल्यू जो होगी, जो हमारा सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन रेजिस्टेंसेस। कि इनमें जो भी रेजिस्टेंस आपको दे रखा है उसकी वैल्यू उससे भी क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। मान लो R1 है वो 2 ओम का है, R2 3 ओम है और ये R3 5 ओम है। तो RS की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन द 5 ओम, क्योंकि सभी का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। It is greater than that of the largest value of the highest resistance into the series। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, we can calculate the equivalent resistance in the series combination of the resistances। इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करते हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये आपका सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 और R3। दीज 3 आर कंबाइंड इन पैरेलल। इन तीनों को हम रिप्लेस करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस के द्वारा जो हमारा क्या है, RP, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट की वैल्यू I है। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, let I1, I2 and I3 be the currents through the R1, R2 and R3 respectively। कि जो आपके 3 रेजिस्टेंस है उन सबके बीच में जो करंट की वैल्यू है, R1 के अंदर I1 है, R2 के अंदर I2 है और R3 के अंदर I3 है। तो उस कंडीशन में हमारा देन I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस में I3। हम ओम्स लॉ को जानते हैं। ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया, V इज इक्वल टू IR, ये वैल्यू होती है, और R की वैल्यू हम I की वैल्यू हम निकालें तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो इसके अकॉर्डिंग हम सभी रेजिस्टेंसेस के लिए निकालते हैं वैल्यू कि I1 की वैल्यू क्या होगी। I1 इज इक्वल टू, I1 किसके अंदर है, R1 के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है क्योंकि सभी एक ही एंड पे हैं, A टू B के बीच में लगे हुए हैं, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन में R1। इसी तरह से I2 की वैल्यू हमारी होगी V अपॉन में R2 और I3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, V अपॉन में R3। और ये बात हम पहले ही जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इन सब की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो इनके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2 प्लस में V अपॉन में R3।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों के अंदर v हमारा कॉमन है, तो I इज इक्वल टू क्या बन गया, v को हमने बाहर निकाल लिया, दैट इज 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, ये हमारा बन जाता है। और हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं I की वैल्यू हमारी क्या होती है, v अपॉन में R, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन में R इज इक्वल टू v 1 प्लस अपॉन में R1 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, ये हमारा हो गया, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमारा यहाँ पे बचता है 1 अपॉन में Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, ये वाली आपकी डेरिवेशन आती है, किसकी वैल्यू आती है, 1 अपॉन Rp की वैल्यू आती है। इससे तीनों को सोल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये तो आपका क्या है, जब आपके मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस हैं, अगर आपके सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हैं सर्किट के अंदर, तो उस कंडीशन में हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Rp इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम। ये आपका किस केस में है, इफ देयर आर ओनली 2 रेजिस्टेंसेस या 2 रेजिस्टर्स इन ए सर्किट, अगर आपके सर्किट के अंदर सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स हैं तो उस कंडीशन में हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, Rp इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, ये आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पैरेलल के अंदर। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट क्या होता है, व्हेन द करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट बिकम्स हॉट। जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट को पास थ्रू करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। इट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर जब जैसे ही फिलामेंट ऑफ बल्ब के अंदर से करंट पास थ्रू होता है इट बिकम्स रेड हॉट, वो रेड हॉट हो जाता है एंड स्टार्ट्स इमिटिंग द लाइट। वैसे तो हम बल्ब को क्या करते हैं, लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, बट इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ये किसके ऊपर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो आपका एलिमेंट लगा होता है, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं धीरे धीरे वो पूरा एलिमेंट है वो आपका रेड हॉट हो जाता है एंड स्टार्ट इमिटिंग द हीट, और हीट को इमिट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर या इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर भी हम इसी इफेक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो इसके बाद जो ये करंट पास थ्रू होता है तो वो हीट को क्यों प्रोड्यूस करता है, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्यों, हेंस द वर्क डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हाइल सेंडिंग द करंट थ्रू इट। जैसे ही हमारा जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम जैसे ही करंट को पास थ्रू करेंगे तो वो क्या करता है, वर्क डन करता है, और वो वर्क डन हमारे सामने अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट। हीट की फॉर्म में वो हमारे सामने आता है, दैट वर्क डन। इट मींस दैट द वर्क डन इज इक्वल टू, जो हमारे करंट को काम करना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। तो ये वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक करंट करता है, किसके लिए, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। तो ये हमारा किसके ऊपर है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट को हमें प्रूव करना है, या टू प्रूव द हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आपका कोई कंडक्टर है A टू B। इस कंडक्टर के अंदर से जब आपका I करंट फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, जैसे हम की को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो हमारा क्या करेगा कि करंट को वर्क डन करना पड़ेगा टू ओवरकम द रेजिस्टेंस R, और वो वर्क डन हमारा हीट की फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो उसी हीट की हमें वैल्यू निकालनी है H इज इक्वल टू IRT। इसको हमें प्रूव करना है। हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि द करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बन गया इसके अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, ये हमारी वैल्यू बन जाती है। और Q इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू IT, ये हमारी वैल्यू बन जाती है। इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा A से B के बीच में हमें निकालना है, तो हमारा V इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज। तो वर्क डन ये W अपॉन में Q, ये हमारा होता है। Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू, हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा बन गया V इज इक्वल टू W अपॉन में IT, W अपॉन में IT। और हम W को एक तरफ रखते हैं, IT को इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा हमारा W इज इक्वल टू VIT। और अभी हमने पढ़ा था कि वर्क डन आपका किसके इक्वल होता है, हीट प्रोड्यूस के इक्वल होता है। तो W इज इक्वल टू H, तो H इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया, VIT, ये हमारा बन गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, ये वैल्यू पुट करेंगे V की जगह पे, तो H इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया, IR इंटू में IT। तो ये क्या डेरिवेशन बन गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही डेरिवेशन हमसे पूछा गया था, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसके अलावा हम एक और डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं, ये भी आपका हीट प्रोड्यूस्ड का ही डेरिवेशन है। इसके अलावा अगर I की वैल्यू हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू आपका क्या होता है, V अपॉन में R, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो हमारा क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू V अपॉन में R पूरे का स्क्वायर इंटू में R और T, ये वैल्यू बन गई। अब इस ब्रैकेट को खोलें तो ये स्क्वायर है, ये V का भी है और R का भी है, तो क्या बनेगा हमारा H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R और T, R से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया आपका H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। और ये भी आपका एक हीट प्रोड्यूस्ड का ही क्या है, एक डेरिवेशन है। तो इस तरह से हीट प्रोड्यूस्ड के हमारे तीन डेरिवेशन बन जाते हैं। पहला बनता है आपका H इज इक्वल टू VIT, दूसरा जो हमसे पूछा गया था H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और तीसरा हमारा बनता है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में RT। तो यहाँ तक हम अपना जूल हीटिंग इफेक्ट तक पूरा रिवाइज करेंगे। इससे आगे का है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।